जय श्री श्याम, राधे राधे। सभी का स्वागत डिजिटल किसान क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन जो बात करने जा रहे हैं, आज का जो सेशन रहने वाला है वो है पशु रोग। पशु रोगों में किस प्रकार से, कौन से रोगजनक के माध्यम से कौन सी डिजीज उत्पन्न होती है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उस रोग के कारण पशुओं के शरीर में तापमान बढ़ता है कि घटता है, उन क्वेश्चनों पर आज अपन चर्चा करेंगे। जो क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, AAO, FSO, जितने भी प्रतियोगी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी रिलेटेड एग्जाम हो रहे हैं, उन सभी में MCQ व ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं उन पर अपन चर्चा करेंगे भाई। तो आज का अपना सेशन है पशु नस्लें, ये पशु रोग, पशुओं के डिजीज। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विषाणु जनित पशु रोग का उदाहरण कौन सा है? यानी कि विषाणु जनित यानी कि वायरस द्वारा जो पशुओं के अंदर रोग होता है, तो वायरस जनित रोग कौन सा है? तो देखिए भाई, खुरपका और मुंह पका जो रोग है ये वायरस जनित है और ये एवोसिसेट प्रजाति द्वारा पशुओं में फैलता है। यानी कि विषाणु की कौन सी प्रजाति, एवोसिसेट प्रजाति के माध्यम से पशुओं में कौन सा रोग होता है? खुरपका मुंह पका रोग होगा। खुरपका मुंह पका जो रोग होता है, इसकी भारत के अंदर 7 प्रजातियां पाई जाती। कितनी प्रजातियां? 7 प्रजातियां। यानी कि इस रोग को उत्पन्न करने वाली जो प्रजातियां हैं उनकी संख्या कितनी है? 7 प्रजातियां। चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जीवाणु जनित पशु रोग कौन सा है? ऐसा रोग जो जीवाणुओं द्वारा होता है। ऑप्शन सुने, खुरपका मुंह पका रोग। खुरपका मुंह पका रोग किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। पशु प्लेग, रिंडर पेस्ट व पशु माता जो रोग होता है, यह भी किसके द्वारा होता है बेटा? वायरस के द्वारा। जेरबाद ब्लैक वाटर जो रोग होता है, यह होता है जीवाणु जनित। कैसा रोग है? जीवाणु जनित। और सर्रा रोग जो है यह प्रोटोजोआ जनित रोग है। कैसा रोग है बेटा? प्रोटोजोआ जनित। तो अपने क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग कौन सा है? तो जहरबाद या ब्लैक वाटर जो रोग होगा ये कैसा रोग है? जीवाणु जनित। यानी कि पशुओं में जो जहरबाद या लंगड़ा बुखार, इसके उपनाम सुने भाई। एक तो इसे कहा जाता है जहरबाद, एक इसे कहा जाता है लंगड़ा बुखार, और एक इसे कहा जाता है चुरचुरिया। ये सब इसके क्या हैं? उपनाम है। एक इसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक वाटर। क्या कहते हैं बेटा? ब्लैक वाटर। तो ये सब रोग जो हैं, जेरबाद रोग जो हैं, इसके सभी के उपनाम है। क्या ये? उपनाम। यानी कि अन्य और किस नाम से जाना जाता है? तो जेरबाद हो गया, लंगड़ा बुखार हो गया, चुरचुरिया हो गया और ब्लैक वाटर हो गया। इन सभी नामों से भी इस रोग को जाना जाता है। तो अपना थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी रोग का उदाहरण कौन सा है? ऐसा परजीवी जो शरीर के बाह्य या शरीर के बाहरी भागों को या शरीर की बाहरी त्वचा को या बाह्य अंगों को प्रभावित करता हो, उसे क्या बोलेंगे? बाह्य परजीवी। तो ऐसा कौन सा रोग होगा? तो जो बाह्य परजीवी है और बाहर शरीर के बाहरी भाग पर रोग को उत्पन्न कर रहा है, जैसे पशुओं में ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, ये है खाज खुजली। कौन सा रोग है? खाज खुजली। और खाज खुजली जो रोग होता है ये पशुओं में शरीर के बाह्य भाग पर, यानी कि शरीर की बाह्य जो त्वचा होती है उसके ऊपर दिखाई देगा। ये दिख रहा है आप लोगों को कि बाह्य त्वचा पर सबसे ज्यादा। तो देखिए भाई, फर्स्ट ऑप्शन है खुजली, सेकंड ऑप्शन है सर्रा। सर्रा नहीं होगा, ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई द्वारा होता। किसके द्वारा? ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई।
इसके द्वारा ये रोग होता है। दुग्ध जवर मिल्क फीवर कैल्शियम की कमी से होता है। और फिड़कियां जो हैं ये कैसा है, जीवाणु जनित है। कैसा जनित रोग है, जीवाणु जनित। तो बचा कौन, खाज खुजली। तो बाह्य परजीवी जो होगा, यानी कि अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। खाज खुजली जो है बाह्य परजीवी के माध्यम से पशुओं के अंदर होने वाला एक रोग है। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अंतःपरजीवी रोग का उदाहरण कौन सा है। जो शरीर के अंदर उत्पन्न हो, ऐसा परजीवी जो शरीर के अंतर्गत रोग को उत्पन्न करे, उसे क्या बोलेंगे, अंतःपरजीवी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, अंतःपरजीवी। और अंतःपरजीवी का क्या क्या उदाहरण है, सुने भाई। देखो, फर्स्ट बात करते हैं खाज खुजली, अभी अपन ने चर्चा की, ये कैसा है, बाह्य परजीवी। सर्रा रोग जो है ये क्या है, एक आंतरिक परजीवी का उदाहरण है। किसका है, मैंने पहले बताया कि सर्रा जो रोग होता है वो ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई द्वारा होता है और आंतरिक परजीवी का उदाहरण है। एफएमडी खुरपका मुंहपका, ये शरीर के बाहरी भाग पर खुर सर्वाधिक प्रभावित होंगे और धीरे धीरे इस रोग के अंदर मुख भी प्रभावित होता है। दुग्ध जवर जो है उपापचय जनित रोग है। कैसा है, उपापचय जनित, यानी कि खाने पीने से संबंधित होने वाला जो रोग है उसे क्या बोलेंगे, दुग्ध जवर या मिल्क फीवर बोलते हैं। तो अपना जो पूछ रहा है अंतःपरजीवी रोगजनक या अंतःपरजीवी के माध्यम से पशुओं के अंतर्गत कौन सा रोग उत्पन्न होगा, तो कौन सा होगा, सर्रा होगा, जिसे त्रिवर्षा के नाम से भी जाना जाता है। जिसे किस नाम से जाना जाता है, त्रिवर्षा के नाम से भी। क्लियर, तो अपना सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कुपोषण या खराब रख रखाव से होने वाली बीमारी का उदाहरण है। यानी कि या तो कुपोषण का शिकार हो, यानी कि कुपोषण का मतलब उसके अंदर किसी भी न्यूट्रिएंट या पोषक तत्वों की कोई कमी है, या फिर उसके खान पान के अंदर वो संतुलित आहार प्रतिदिन नहीं ले रहा है, तो उस जीव के अंदर या उन पशुओं के अंदर जो पशु कुपोषण की शिकार है या फिर खराब रख रखाव से होने वाली बीमारी, यानी कि उनके या तो कुपोषण की शिकार है या फिर उनके अंदर किसी न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व की कमी है, तो उन न्यूट्रिएंट की कमी से, खनिज लवणों की कमी से उन पशुओं के अंदर जो रोग देखा जाएगा वो कौन सा होगा। देखो, अपन बात करते हैं रतौंधी, तो रतौंधी जो रोग होगा ये होता है विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। एफएमडी फूट एंड माउथ डिजीज जो होती है ये होती है विषाणु द्वारा। किसके द्वारा होती है, विषाणु द्वारा। एंथ्रेक्स एक जीवाणु जनित रोग है। कैसा रोग है, जीवाणु जनित। बेसिलस एंथ्रेक्सिस द्वारा होता है। और सर्रा जो बचा है ये एक परजीवी, ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। कैसा है, प्रोटोजोआ। ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई जो प्रोटोजोआ है उसके माध्यम से पशुओं के अंदर कौन सा रोग होता है, सर्रा। तो बचा क्या, रतौंधी रोग। पशुओं में कोई भी अगर न्यूट्रिएंट या किसी भी विटामिन, वसा, प्रोटीन, इन सभी की कमी के माध्यम से अगर किसी भी पशु के अंदर कोई भी रोग उत्पन्न होता है तो वो रोग उपापचय जनित कहलाता है। क्या कहलाता है, उपापचय जनित या खाने पीने से संबंधित। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा, रतौंधी होगा। और कुपोषण, खराब रख रखाव के कारण भी कौन सा रोग होता है, रतौंधी। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जन्मजात रोग का उदाहरण है। ऐसा रोग जो पूर्वजों से संतान में आता हो, यानी कि जन्मजात, जन्म के समय ही उस पशु के अंदर रोग उत्पन्न हुआ हो। फुट रोट, फर्स्ट क्या है, फुट रोट। सेकंड ऑप्शन है अपने पास फीवर, बुखार तो किसी भी समय आ सकती है। फ्री मार्टिन और खुजली, खुजली भी बाद में होगी। तो जन्म के समय जो रोग उत्पन्न होता है
उसे बोलते हैं फ्री मार्टिन। क्या बोलते हैं? फ्री मार्टिन जो रोग होता है ये पशुओं में जन्म के समय ही, यानी कि जन्मजात रोग के नाम से भी इसे जाना जाता है, जन्मजात। तो जन्मजात रोग के नाम से किस रोग को जाना जाता है? फ्री मार्टिन। जो थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7। स्वस्थ पशु की आंखें सामान्यतः कैसी होती है? अपन जब चैप्टर पढ़ते हैं तो चैप्टर के शुरुआत में, पशु रोग वाले चैप्टर में शुरुआत में ही अपन जो टॉपिक देखेंगे उसमें फर्स्ट टॉपिक ये दे रखा है, स्वस्थ पशु व बीमार पशु। स्वस्थ पशु व बीमार पशुओं में या बीमार पशुओं की पहचान। तो स्वस्थ पशु जो होगा वो सामान्य गोबर करता है, आंखें उसकी चौकन्नी, कान उसके चौकन्ने, आंखें उसकी चमकीली, त्वचा शरीर से चिपकी हुई रहती है, बाल उसके जो हैं शरीर से चिपके हुए होते हैं, त्वचा कठोर रूप में होती है। और बीमार पशु जो होगा वो पतला गोबर करता है और पशु जो है उसका शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है। बीमार पशु की आंखों से आंसू बहते रहते हैं, कान लटकते हुए दिखाई देते हैं, पशु निठाल सा बैठा रहता है, सुस्त सा बैठा रहता है। तो ये बीमार पशुओं के लक्षण है। तो ये क्या बोल रहा है? स्वस्थ पशु के। तो स्वस्थ पशु की आंखें कैसी होगी बेटा? चमकीली और चौकन्नी होगी। कैसी होगी? चमकीली होगी। और दूसरी क्या होगी? चौकन्नी। कई बार पशुओं के कान के लिए भी पूछ ले तो कान में भी याद रखना कि जो पशु स्वस्थ होगा उसके कान भी कैसे होते हैं? चौकन्ने या खड़े हुए होते हैं। तो ब ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा बेटा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्वस्थ पशु का गोबर सामान्यतः कैसा होता है? जो पशु स्वस्थ होगा उसका गोबर सामान्यतः कैसा होगा? क्या पतला होगा? क्या गाढ़ा होगा? सुने, अत्यधिक पतला स्वस्थ पशु की बात कर रहा हूं। अत्यधिक पतला तो कौन से पशु की विशेषता हो गई? बीमार पशु की हो गई। रक्त युक्त, यह भी किसी ना किसी बीमारी का कारण होगा। ढीला, कठोर तथा सामान्य, यानी कि थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? राइट हो जाएगा। यानी कि स्वस्थ पशु जो होगा उस स्वस्थ पशुओं के अंदर जो गोबर होगा वो कैसा करेगा? एक तो ढीला होगा, कठोर होगा तथा रंग उसका कैसा होना चाहिए? सामान्य। तो वह पशु जो है वो पशु कैसा होगा? स्वस्थ होगा। तो अपना थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बीमार पशु का सामान्य लक्षण कौन सा? यानी कि कोई भी पशु बीमार हो गया तो अपने को उसको पहचानना है कि ये जो पशु है ये बीमार जो है इसका मुख्य सिम्टम्स क्या है, यानी कि ऐसा कौन सा लक्षण है जिससे देखकर अपन पता लगा सके कि पशु जो है बीमार हो गया। नियमित जुगाली, ये स्वस्थ पशु के लक्षण है। यानी कि जो पशु स्वस्थ होगा उसके लक्षण क्या है? नियमित जुगाली करेगा। सामान्य दुग्ध उत्पादन, ये भी स्वस्थ पशु के लक्षण हो गए। खाना पीना व जुगाली अनियमित व बंद, यानी कि जो अस्वस्थ पशु होगा या बीमार जो पशु होगा वो जुगाली करने में या अनियमित जुगाली करेगा, कभी जुगाली करेगा कभी नहीं करेगा। खाना पीना क्या कर देता है? बंद कर देता है और सुस्त सा निठाल सा एक स्थान पर बैठा रहता है। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बीमार पशु में शरीर का तापमान कैसा हो सकता है? यानी कि जो बीमार पशु होगा उसका शरीर का तापमान या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा। सामान्यतः देखा जाए तो सभी पशु रोग के अंदर पशु का शरीर का तापमान बढ़ता ही है। क्या होता है? बढ़ता है। केवल एक ही रोग में अपने को याद रखना है कि जो मिल्क फीवर बीमारी होती है उस मिल्क फीवर बीमारी में पशु के शरीर का तापमान बढ़ने के स्थान पर क्या हो जाता है? घट जाता है। तो लगभग सभी पशुओं के अंदर अपने को क्या याद रखना है कि अगर कोई पशु बीमार है तो बीमार पशुओं का सामान्यतः तापमान या तो बढ़ेगा या फिर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो देखिए भाई, सदैव सामान्य, कम या अधिक, केवल कम और केवल 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन जो है अपना या तो कम होगा या फिर क्या हो जाएगा?
अधिक हो जाएगा। तो कोई भी पशु अगर बीमार होता है तो उसके तापमान में या तो वृद्धि होती है या उसके तापमान में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 11। पशु माता रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यानी कि पशु माता रिंडरपेस्ट जो रोग है इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखेंगे, गलघोटू के नाम से गलत होगा, रिंडरपेस्ट पशु माता, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। रिंडरपेस्ट पशु माता जो रोग है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? रिंडरपेस्ट, पशु माता या पशु प्लेग, 3 नामों से इसे जाना जाता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, पशु रोग रिंडरपेस्ट का कारक है। यानी कि जो रिंडरपेस्ट या अपने क्या नाम से पशु माता जो रोग है इसके रोग जनक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? रोग जनक की। यानी कि इस रोग को उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है? तो जीवाणु जनित है क्या? नहीं है। फफूंद जनित, कवक जनित भी नहीं है, प्रोटोजोआ भी नहीं है। तो बचा कौन? विषाणु जनित रोग है। यानी कि पशुओं के अंदर रिंडरपेस्ट या पशु माता जो रोग होता है वो मुख्यतः विषाणु या वायरस के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? या तो विषाणु या वायरस। क्लियर? तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, पशु प्लेग मुख्यतः किस वर्ग में अधिक घातक होता है? यानी कि पशु प्लेग जो रोग होता है वो किस प्रजाति के अंदर सबसे ज्यादा घातक होता है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट। तो सबसे ज्यादा किस में होता है? गाय भैंस में होता है। किस में होता है? गाय भैंस में। जितने भी जुगाली करने वाले जो पशु हैं उन पशुओं के अंदर या बगैर जुगाली करने वाले पशुओं की बात की जाए तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा मुख्यतः किस में देखने को मिलता है? गाय और भैंस के अंदर पशु प्लेग, रिंडरपेस्ट या पशु माता जो रोग है इसका प्रकोप सर्वाधिक होता है। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पशु प्लेग का संक्रमण मुख्यतः फैलता है दूषित चारा पानी के माध्यम से, केवल आनुवांशिकता से, कैल्शियम की कमी से। इसकी कमी से तो मिल्क फीवर होगा। कौन सा होगा? मिल्क फीवर। सूर्य के प्रकाश से इसके कमी से कोई सा भी रोग पशुओं के अंदर नहीं होता है। आनुवांशिक रोग भी नहीं है। तो बचा क्या? दूषित चारा या दूषित पानी के माध्यम से ये एक संक्रमण फैलता है। मतलब दूषित चारा या दूषित पानी, कोई पशु जो है पशु प्लेग रोग से ग्रसित है और उसी पशुशाला के अंदर रह रहा है, तो वो पशु अगर किसी भी पात्र में चारा पानी अगर उस पशु का उसमें खान पान हो रहा है और उसी बर्तन में अगर स्वस्थ पशु जाकर खाता है तो उस पशु के अंदर भी कौन सा रोग होने की संभावना है? पशु प्लेग या रिंडरपेस्ट होने की संभावना अधिक हो जाएगी। तो दूषित चारा, दूषित पानी जो है इसका संक्रमण का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना, पशु प्लेग वायरस शरीर के बाहर लगभग कितने समय से अधिक जीवित नहीं रह सकता है? पशु प्लेग का जो विषाणु है, वायरस है, वो बाहर के वायुमंडल में कितने घंटे तक जीवित रह सकता है? 2 घंटे गलत होगा, 12 घंटे भी नहीं, 24 घंटे। यानी कि लगभग 24 घंटे तक पशु प्लेग या रिंडरपेस्ट या पशु माता का जो रोगजनक होगा, रोग कारक जो होगा, विषाणु जो होगा, वो कितने घंटे तक बाहर के वातावरण में जीवित रह सकता है? 24 घंटे के लिए वो बाहर के वातावरण में जीवित रह सकता है। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पशु प्लेग में मुख्यतः कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? यानी कि जो पशु प्लेग रोग होगा उसमें शरीर का कौन सा तंत्र या कौन सा भाग या कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? देखिए भाई, फर्स्ट ऑप्शन है आहार नाल, हड्डियां, केवल त्वचा और सींग। सींग भी नहीं होंगे, त्वचा भी नहीं होगी, हड्डियां भी नहीं होगी, बचा क्या? आहार नाल। तो पशु प्लेग या पशु माता रोग में सबसे ज्यादा शरीर के अंदर जो प्रभावित अंग होगा वो कौन सा भाग होगा? आहार नाल होगा। कौन सा होगा? आहार नाल। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पशु प्लेग
में तापमान लगभग कितना हो सकता है, यानी कि पशु प्लेग जो रोग हुआ है इसमें शरीर का तापमान पशु के अंदर कितना हो जाता है, तापमान बढ़ेगा। मैंने आपको पहले बताया कि मिल्क फीवर रोग के अलावा लगभग सभी रोगों के अंदर शरीर का तापमान क्या होता है, बढ़ता है। और आप कॉमन बात की जाए तो लगभग 104 से लेकर 105 से लेकर 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पशुओं के शरीर का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पशु प्लेग में प्रारंभ में गोबर कैसा हो सकता है। शुरुआत में किसी पशु को अगर कोई पशु है पशु प्लेग रोग से या पशु माता रिंडरपेस्ट रोग से ग्रसित है, तो शुरुआती अवस्था में उस पशु के अंदर किस प्रकार का गोबर उत्पन्न होगा। देखिए भाई, यानी कि पशु किस प्रकार का गोबर उत्सर्जित करेगा, पानी जैसा। दूसरा ऑप्शन है सख्त एवं रक्तयुक्त, केवल हरा, पूर्णतः सामान्य, यानी कि या तो वो सामान्य करेगा केवल हरा, सख्त व रक्तयुक्त, यानी कि पानी जैसा, यह भी गलत होगा। केवल हरा भी नहीं करेगा और सामान्य भी नहीं करेगा। कैसा करेगा, या तो सख्त करेगा या फिर रक्तयुक्त। कैसा गोबर करता है, सख्त यानी कि कठोर, और रक्तयुक्त शुरुआती अवस्था में गोबर करता है। तो अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु प्लेग के बाद की अवस्था का मुख्य लक्षण क्या है। फर्स्ट स्टेज अपन ने देखी, पशु जो है सख्त व रक्तयुक्त गोबर करेगा। और सेकंड स्टेज में पशु क्या करेगा, यानी कि कौन सा सिम्टम्स उत्पन्न होगा, कब्ज का बना रहना, पतले दस्त करना, दुग्ध बढ़ना, भूख बढ़ना। ये तो गलत होगा, कब्ज भी नहीं बढ़ेगी। बचा क्या, बी ऑप्शन, यानी कि पशु कौन सा गोबर करेगा, पतला गोबर, यानी कि ऐठन युक्त तेज दस्त लग जाते हैं। कौन से रोग में, पशु प्लेग, पशु माता या रिंडरपेस्ट में। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पशु प्लेग में पशु प्राय कितने दिन में मर सकता है। किसी भी पशु को महामारी रोग, पशु प्लेग, रिंडरपेस्ट, पशु माता रोग हुआ है तो उसकी कितने दिन में मृत्यु हो जाती है। लगभग 4 से 7 दिन के अंतराल में उसकी क्या हो जाती है बेटा, मृत्यु हो जाती है। 4 से 7 दिन के अंतराल में। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 21, पशु प्लेग से बचाव हेतु किस टीके का उल्लेख किया गया है। तो पशु प्लेग में देखो, ब्लैक वाटर में तो कौन सा लगाएंगे, बीक्यू वैक्सीन लगाएंगे, ईटीवी का फिड़किया के अंदर, और एफएमडी में एफएमडी वैक्सीन का टीका तो आरपी वैक्सीन का टीका, आरपी वैक्सीन, रिंडरपेस्ट वैक्सीन का टीका लगाएंगे। कौन सी बीमारी में, पशु प्लेग या रिंडरपेस्ट में। तो अ ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, आरपी टीके की बताई गई मात्रा, यानी कि आरपी वैक्सीन का जो अपन टीका लगा रहे हैं, इस आरपी वैक्सीन के टीके की जो मात्रा ली जाती है वो ली जाती है 1 ml। कितनी ली जाती है, 1 ml। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा बेटा, राइट हो जाएगा। यानी कि आरपी वैक्सीन का जो टीका लगाते हैं, इस आरपी वैक्सीन के टीके में कितनी मात्रा लेंगे, लगभग 1 ml मात्रा लेंगे। कितनी, 1 ml मात्रा। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, खुरपका मुंहपका रोग का अंग्रेजी नाम क्या है। तो खुरपका एफएमडी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, एफएमडी, और इसका पूरा नाम क्या होता है, फूट माउथ एंड डिजीज। क्या होता है, फूट माउथ एंड डिजीज। इधर देखेंगे, फूट एंड माउथ डिजीज, यानी कि अपने बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, एफएमडी, फूट एंड माउथ डिजीज। पहले पैरों में फैलता है, खुरों के अंदर होता है, बाद में इसका प्रकोप कहां पर हो जाता है, मुख में हो जाता है। इसलिए ये इस रोग को क्या बोलते हैं, खुरपका। शुरुआत में खुर पकेंगे, इसलिए खुरपका, और बाद में मुंह पका। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, खुरपका मुंहपका रोग मुख्यतः किस प्रकार का है, यानी कि खुरपका जो मुंहपका रोग है वो किस प्रकार का है। तो विषाणु जनित है, वायरस जनित है,
बी ऑप्शन राइट होगा, विषाणु जनित है। एफएमडी जो रोग होता है पशुओं में वो किसके द्वारा होता है, विषाणुओं के द्वारा होता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एफएमडी में सबसे पहले छाले सामान्यतः कहां शुरू होते हैं, यानी कि जो एफएमडी रोग है उसके छाले जो शुरू होंगे, ये तो सेकंड स्टेज है। ये कौन सी स्टेज है, सेकंड नंबर की स्टेज है। शुरुआती अवस्था में पशुओं के पैरों में या खुरों के अंदर छाले होते हैं। कहां पर होते हैं, पैरों में या फिर खुरों के अंदर छाले होते हैं। तो यहां पर पैर ऑप्शन है, खुर ऑप्शन में नहीं है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एफएमडी में बाद में छाले कहां बनते हैं। तो एफएमडी में मैंने क्या बोला, शुरुआती अवस्था में खुर या पैर में, और खुर और पैर के बाद में ये कहां पर फैलते हैं, मुख में, यानी कि मुख के अंदर होगा। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि बी ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। शुरुआती अवस्था में ये रोग खुरों के अंदर होगा, तत्पश्चात इस रोग का प्रकोप कहां फैल जाता है, मुख के अंदर। तो ए ऑप्शन यानी कि ए ऑप्शन जो है अपना फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुरपका मुंहपका मुख्यतः किन पशुओं का रोग है। खुरपका मुंहपका मुख्यतः किन पशुओं का, जुगाली करने वाले, देखिए ऑप्शन में दो खुर वाले, केवल घोड़े में नहीं होगा भाई, केवल कुत्ते में भी नहीं होगा, पक्षियों में भी नहीं होता। तो बचा क्या, दो खुर वाले जितने भी पशु होते हैं उन पशुओं के अंदर कौन सा रोग देखने को मिलता है, खुरपका मुंहपका। ये देखिए आप, इसके जो खुर हैं वो दो भागों में विभाजित है। तो जो खुर वाले भाग दो भागों में विभाजित होते हैं, उनके मध्य में शुरुआती अवस्था में छाले या फफोले बनते हैं, और जब ये पशु चरने जाता है तो इसके छाले या फफोले जो हैं फूट जाते हैं, और फूटने के बाद इनसे मवाद या पानी जैसी संरचना आती है, और मवाद या पानी जैसी संरचना पर कोई मक्खी बैठती है, तो मक्खी को उड़ाने के लिए पशु इन्हें जीभ से चाटता है, जिसके कारण यह रोग खुरों से कहां पर फैल जाता है, मुख के अंदर फैल जाता है। तो दो खुर वाले पशुओं के अंदर मुख्य तो होता है। फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एफएमडी प्राय किन पशुओं में पाया जाता है, यानी कि मुख्यतः किन पशुओं के अंदर देखने को मिलता है। तो खुर वाले पशु जो होते हैं, गाय, भैंस और भेड़ और बकरी, लगभग जुगाली करने वाले सभी पशु जो हैं इस रोग से ग्रसित होते हैं, एफएमडी रोग से। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एफएमडी का संक्रमण किससे फैल सकता है। एफएमडी जो है इस रोग का संक्रमण किससे फैल सकता है, दूषित चारा पानी से नहीं होगा, हवा से नहीं भाई, ये हो सकता है दूषित चारा पानी, यानी कि अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या है, दूषित चारा पानी, ये भी हो सकता है। रोगी पशु की लार से भी हो सकता है, हवा एयर से भी हो सकता है। तो अपने ऑप्शन द क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी तीनों के माध्यम से यह रोग फैलने की संभावना पशुओं के अंदर अधिक होती है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 30, एफएमडी वायरस के प्रमुख प्रकार कितने बताए गए हैं। मैंने बताया था अभी कुछ समय पहले आपको, एओसी सेट की 7 प्रजातियां पाई जाती भारत में। इस रोग को उत्पन्न करने वाली कितनी प्रजातियां, 7। तो देखेंगे क्या, ये देखो थर्ड ऑप्शन में 7 प्रजातियां हैं, कितनी है, 7 प्रजातियां। तो इस रोग को उत्पन्न करने वाली कितनी प्रजातियां हैं, 7 प्रजातियां भारत में इस रोग को उत्पन्न करती है, यानी कि थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एफएमडी रोग जो है वायरस का प्रकार कौन सा है। तो एओसी सेट होगा, यहां देखिए ओ सही है, ए भी सही है और सी भी सही है, तो उपयुक्त सभी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एओसी सेट के माध्यम से पशुओं के अंदर कौन सा रोग देखने को मिलता है, एफएमडी रोग। तो एफएमडी रोग का जो मुख्य कारक है वो क्या है, एओसी सेट। अब आप ओएसी भी लिख सकते हो, एओसी भी लिख सकते हो, तो तीनों क्या हो जाएंगे, इसके माध्यम हो जाएंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एफएमडी में पशु के मुंह से
लगातार क्या गिरती रहती है। एफएमडी में मुख के अंदर क्या हो जाते हैं, छाले या फफोले हो जाते हैं। पशु किसी भी प्रकार से कोई चारा पानी खाना बंद कर देता है और इसके मुख से लार गिरती रहती है। क्या गिरती रहती है, लार गिरती रहती है। तो ऑप्शन में देखिए लार, सालवी, क्या गिरेगी, लार गिरेगी। क्या बोलेंगे इसको, सालिविया। चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एफएमडी में लार गिरने के साथ कैसी ध्वनि बताई गई है। तो पशुओं की जो मुख जो है उसमें जो लार गिरेगी, उसके अलावा उसमें देखो एफएमडी में लार गिरने के साथ कैसी ध्वनि, जो लार गिरेगी उसके साथ कौन सी ध्वनि या कैसी ध्वनि। देखो सीटी जैसी आवाज नहीं आएगी भाई, खर्राटे भी नहीं होंगे, कोई ध्वनि तो आती है। कैसी आती है, चिपचिपाट की ध्वनि उत्पन्न होती है। कैसी ध्वनि, चिपचिपाट की ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एफएमडी में खुरों के बीच छाले होने से पशु कैसे चलता है। भाई एफएमडी में खुरों के बीच में छाले हो जाएंगे तो पशु कैसे चलेगा, लंगड़ा कर चलेगा, सीधी सी बात है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। पशु के जो खुर होंगे, खुरों के मध्य में अगर छाले हो जाते हैं तो पशु कैसे चलेगा, लंगड़ा कर चलेगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एफएमडी में दुग्ध उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो एफएमडी रोग अगर किसी पशु को होता है तो उसमें पशु की मृत्यु नहीं होती, परंतु पशुपालक को, देखो एफएमडी में पशु की मृत्यु नहीं होगी, यानी कि इस रोग में पशु मरता नहीं है, परंतु पशुपालक को, किसको, पशुपालक को आर्थिक नुकसान होता है। पशुपालक को क्या होगा, आर्थिक नुकसान होगा। यानी कि पशुपालक जो हैं उसको आर्थिक नुकसान होगा। जैसे मान लो किसी पशु से सुबह शाम के समय का दुग्ध उत्पादन देखा जाए तो 6 लीटर अपने को प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन प्राप्त हो रहा था। उस पशु को एफएमडी रोग हो गया और अपने को दुग्ध उत्पादन कितना प्राप्त हो रहा है प्रतिदिन, 3 लीटर प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन प्राप्त हो रहा है। तो दुग्ध उत्पादन में क्या आ गई, कमी हो गई। तो इससे नुकसान किसको होगा, पशुपालक को। यानी कि पशुपालक जो है उसको आर्थिक नुकसान होता है। कौन से रोग से, एफएमडी रोग से। देखिए अचानक बढ़ता है, नहीं बढ़ेगा भाई। अचानक कम होता है, अपरिवर्तित, ये भी नहीं है, 2 गुना भी नहीं होगा। क्या होगा, अचानक क्या हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन कम हो जाएगा। कौन से रोग में, एफएमडी रोग में। क्लियर। तो अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एफएमडी का टीका कितनी बार लगाया जाता है। देखो एफएमडी का टीका जो है अपने राजस्थान सरकार की जो योजना है उसके अंतर्गत अपने राजस्थान के अंदर वर्ष में 2 बार टीके लगाए जाते हैं। कितनी बार, 2 बार। और 2 बार कब लगाए जाते हैं, एक तो लगाया जाता है जून माह में और दूसरा टीका लगाया जाता है दिसंबर माह में। कब लगाया जाता है, एक तो टीका लगाया जाता है जून माह में और दूसरा टीका कब लगाया जाता है, दिसंबर माह में। तो वर्ष में कितनी बार टीके लगाएंगे, 2 बार। तो अपने बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी कि वर्ष में कितनी बार टीके लगाएंगे, वर्ष में 2 बार टीके। अगर समय पूछ ले कब, यानी कि कौन से महीने में, तो प्रथम टीका तो जून माह में और दूसरा टीका कब लगाया जाएगा, दिसंबर माह में लगाया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एफएमडी टीकाकरण के लिए बताए गए महीने कौन से हैं। हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया भाई। जून से दिसंबर में वर्ष में कितनी बार टीके, 2 बार। कितनी बार, 2 बार। एक तो लगाया जाता है जून में और दूसरा टीका कब लगाया जाता है, दिसंबर में। तो अपने को ये मंथ भी याद रखने हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि एफएमडी का प्रथम टीका वर्ष में कब लगाया जाता है, तो जून में, और एफएमडी का द्वितीय टीका कब लगाया जाएगा, दिसंबर में। तो ये भी अपने को याद रखना है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जहरबाद। जहरबाद रोग का अंग्रेजी नाम ब्लैक वाटर। जहरबाद को और किस नाम से जाना जाता है, ब्लैक वाटर के नाम से जाना जाता है। क्लियर। लंगड़ा बुखार, ब्लैक वाटर। देखिए ब्लैक वाटर,
लंगड़ा बुखार, फड़ सूजन और जहरबाद। ये सब किस रोग के नाम हो गए? ये सब ब्लैक वाटर या जहरबाद रोग की क्या है? उपनाम है। क्लियर? तो अपना सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्लैक वाटर को किस नाम से भी जाना जाता है? यानी कि जो ब्लैक वाटर रोग है, यानी कि जो पशु रोग जो हैं, ब्लैक वाटर जो रोग हैं, उसे अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो लंगड़ा बुखार अभी मैंने आपको उपनाम या इसके निकनेम बताएं। लंगड़ा बुखार है, अपने क्या नाम से फड़ सूजन है, ब्लैक वाटर है, जहरबाद है। ये सब किसके नाम है? जहरबाद या लंगड़ा बुखार के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 40। ब्लैक वाटर जो है, ब्लैक वाटर मुख्यतः किस आयु वर्ग में अधिक होता है? यानी कि जो ब्लैक वाटर जो रोग होता है वो कौन सी आयु के अंदर, यानी कि पशु की कौन सी उम्र के अंदर सर्वाधिक देखने को मिलते हैं? तो कई बुकों के अंदर दे रखा है कम उम्र के जो पशु होते हैं उनमें सबसे ज्यादा कौन सा रोग देखने को मिलता है? ब्लैक वाटर। तो देखेंगे 6 माह से 3 वर्ष, केवल 10 वर्ष से अधिक, अधिक तो होगा नहीं कम उम्र के, नवजात में भी नहीं होगा, नवजात में होगा तो वो आनुवांशिकी या जेनेटिक बीमारी होगी, गर्भित पशु को भी नहीं होगा। तो लगभग 6 माह से 3 वर्ष आयु के जो पशु होंगे उन पशुओं के अंदर सबसे ज्यादा रोग जो देखने को मिलता है वह कौन सा रोग है? ब्लैक वाटर। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ब्लैक वाटर जो मुख्यतः किन पशुओं में होता है? ब्लैक वाटर गाय भैंस में, कभी कभी किस में हो जाता है? भेड़ में। तो ब्लैक वाटर जो रोग है गाय भैंस के अंदर, यानी कि ये देखो फड़ सूजन। क्लियर? तो अधिकांश गाय भैंस में होता है, कभी कभी भेड़ और बकरी में भी देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ब्लैक वाटर का रोग जनक का नाम क्या है? तो क्लोस्ट्रीडियम सोबियाई। क्या नाम होगा? क्लोस्ट्रीडियम। रोगजनक का नाम क्या हो जाएगा? क्लोस्ट्रीडियम सोबियाई। आपको याद रखना है जिस दिन घर पर 100 BIG आए थे, कितने BIG आए थे? 100 BIG। उसी दिन पशु के अंदर कौन सा रोग हो गया था? क्लोस्ट्रीडियम सोबियाई हो गया था। यानी कि अपने जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी कि क्लोस्ट्रीडियम सोबियाई के द्वारा पशु के अंदर कौन सा रोग होता है? ब्लैक वाटर। और अपने को याद रखना है कि जिस दिन अपने घर पर 100 BIG आए थे उस दिन पशुओं के अंदर जहरबाद या ब्लैक वाटर रोग देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ब्लैक वाटर के जीवाणु मिट्टी में किस रूप में लंबे समय तक, स्पोर के रूप में, किसके रूप में रहते हैं? स्पोर के रूप में। यानी कि जो ब्लैक वाटर के जीवाणु हैं, रोगजनक जो हैं, जीवाणु जो हैं, वो मिट्टी के अंदर लंबे समय तक किस रूप में बने रहते हैं? तो स्पोर के रूप में बने रहते हैं। किसके रूप में? स्पोर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ब्लैक वाटर में कौन से उत्तक मुख्यतः प्रभावित होता है? यानी कि ब्लैक वाटर जो रोग होगा उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होती है मांसपेशियां। क्या प्रभावित होती है? मांसपेशियां। जहां पर जो मांसल भाग होगा पशु के शरीर में, सबसे ज्यादा जो मांसल भाग होगा उस मांसल भाग पर इसका अटैक सर्वाधिक होता है। किस पर? मांसल भाग पर। तो मांसपेशियां जो है सबसे ज्यादा जहरबाद या ब्लैक वाटर रोग से प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ब्लैक वाटर में सूजन दबाने पर क्या महसूस हो सकता है? सूजन को दबाने पर चुर चुर की आवाज आती है। यहां पर चरपराट है, चरचराट की आवाज नहीं होगी, यहां पर क्या हो जाएगा? चुर चुर की आवाज आती। कैसे आवाज आती? चुर चुर की आवाज आती, इसलिए इसको चुरचुरिया रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चुरचुरिया रोग के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? राइट हो जाएगा। क्लियर? यानी कि अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगी। यानी कि अपने जो पशुओं में
जो जहरबाद या ब्लैक वाटर जो रोग हुआ है, इस सूजन वाले भाग को दबाने पर आवाज कैसी आती है? चुरचुर की आवाज आती है, इसलिए इस रोग को चुरचुरिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ब्लैक वाटर में सूजन चीरने पर क्या निकल सकता है? यानी कि ब्लैक वाटर में जो अपन ने देखा है सूजन जो आती है, उस पर चीरा लगाने पर काले रंग का झागदार बदबूदार जो रक्त निकलता है, क्या निकलेगा? काले रंग का झागदार व बदबू युक्त रक्त निकलता है। कैसा? बदबू युक्त। सुने भाई, अब ऑप्शन अपना बी क्या है? राइट हो जाएगा। देखो, काला झागदार बदबूदार रक्त निकलेगा कौन से भाग में? जिस भाग में सूजन आ रही है, जिस भाग में सूजन आ रखी है उसे दबाने पर आवाज आती है चुरचुर की। कैसी आवाज आती है? चुरचुर की आवाज आती है। और उस पर अगर ब्लेड से चीरा लगा दिया जाए तो चीरा लगाने पर काले रंग का झागदार बदबू युक्त रक्त निकलता है। तो अपना सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ब्लैक वाटर में पशु कैसे चलता है? अब ब्लैक वाटर में पशु के फड़ जो हैं, पैर जो हैं, उसमें सूजन आ रही है, मांसपेशियों में सूजन आ रही है, तो पशु कैसे चलेगा? पशु लंगड़ा कर चलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? राइट हो जाएगी। यानी कि पशु कैसे चलेगा? लंगड़ा कर। कौन से रोग में? ब्लैक वाटर में और एफएमडी रोग में भी पशु कैसे चलता है? लंगड़ा कर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ब्लैक वाटर से बचाव हेतु कौन सा टीका है? यानी कि ब्लैक वाटर से अपने को पशु को बचाना है तो अपने को कौन सा टीका लगाना पड़ेगा? BQ वैक्सीन का टीका। कौन सा टीका? BQ वैक्सीन। देखो, बी और क्यू, बी से क्या हो जाएगा? ब्लैक, और क्यू से क्या हो जाएगा? क्वाटर। तो ब्लैक वाटर रोग है तो ब्लैक वाटर में टीका किसका लगाएंगे? ब्लैक वाटर का। तो BQ वैक्सीन का क्या लगा देंगे बेटा? टीका। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, एंथ्रेक्स को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखो, एंथ्रेक्स रोग एक जीवाणु जनित बीमारी है और इसका जो रोग जनक होता है उसका नाम होता है बेसिलस एंथ्रेक्सिस। तो ये क्या पूछ रहा है? एंथ्रेक्स को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अन्य जो इसके निकनेम है वह है जेरी बुखार, या इसे तिल्ली रोग भी कहा जाता है। या तो जेरी बुखार कह दो या इसे तिल्ली रोग के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एंथ्रेक्स का रोग जनक है बेसिलस एंथ्रेक्सिस। कौन सा हो जाएगा? बेसिलस एंथ्रेक्सिस। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जीवाणु जनित रोग है। कैसा जनित? जीवाणु जनित। और रोग जनक का नाम क्या है? बेसिलस। रोग जनक का नाम क्या है? बेसिलस एंथ्रेक्सिस। बेसिलस एंथ्रेक्सिस रोग जनक के माध्यम से पशुओं के अंदर कौन सा रोग होता है? एंथ्रेक्स रोग होता है। याद रखना भाई, कौन सा रोग होता है? एंथ्रेक्स रोग। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, एंथ्रेक्स किस प्रकार का महत्वपूर्ण रोग है? एंथ्रेक्स जो है किस प्रकार का रोग है? जूनोटिक रोग है। कैसा रोग है? जूनोटिक। यानी कि जूनोटिक जो रोग है वह पशुओं में कौन सा रोग है? एंथ्रेक्स रोग। देखो, एंथ्रेक्स रोग जेनेटिक बीमारी भी बोला जाता है और यह ऐसा रोग है जो पशुओं से मनुष्य में फैलता है। पशुओं से किस में फैलता है? मनुष्य में। और जितने भी भेड़ के अंदर, जैसे मान लो किसी भेड़ को अगर एंथ्रेक्स रोग हुआ है और उस भेड़ का अगर कोई ऊन को उतारने वाला जो ऊन फैक्ट्री के अंदर कार्य करने वाला व्यक्ति है तो उसमें भी कौन सा रोग हो जाता है? वूल शोल्डर रोग हो जाता है। कौन सा रोग? वूल शोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एंथ्रेक्स में मुख्यतः क्या प्रभावित होता है? एंथ्रेक्स रोग में सबसे ज्यादा कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो कौन सा भाग होगा? रक्त प्लीहा भाग। कौन सा भाग? रक्त प्लीहा व बाह्य उत्तक सबसे ज्यादा इस रोग के अंदर क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एंथ्रेक्स में मुंह, नाक व गूदा से कैसा रक्त निकल सकता है? यानी कि एंथ्रेक्स जो रोग है उसमें मुंह, नाक व गूदे से कैसा रक्त निकल सकता है? झागदार काला रक्त, श्वेत रक्त, हरा रक्त, दुग्ध। ये तो तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। कैसा रक्त निकल सकता है? झागदार रक्त। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, गलघोटू का अंग्रेजी नाम क्या है? फुट रोट नहीं होगा, टिक फीवर भी नहीं होगा, एंथ्रोक्सीमिया ये भी नहीं होगा, कौन सा होगा? हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया। क्या हो जाएगा? हेमोरेजिक, यानी कि हीमोरेजिक भी बोल सकते हो भाई आप इसको, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया। हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया के नाम से भी इस रोग को जाना जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, गलघोटू रोग मुख्यतः किन में होता है? यानी कि गलघोटू जो रोग है मुख्यतः किस में देखने को मिलता है? गाय, भैंस एवं भेड़ के अंदर देखने को सबसे ज्यादा मिलता है। गाय, भैंस और भेड़ जो हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा कौन सा रोग देखने को मिलता है? गलघोटू रोग देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, गलघोटू में मृत्यु दर कितनी तक पहुंच सकती है? तो गलघोटू रोग में मृत्यु दर तो सबसे ज्यादा पहुंच सकती है, तो लगभग 80 से 90%। कितने प्रतिशत तक बढ़ सकती है? यानी कि जो गलघोटू रोग है उसकी अगर मृत्यु दर पशुओं में हो रही है तो उसकी मृत्यु दर कितने तक पहुंच सकती है? 80 से 90% तक पहुंचने की संभावना होती है। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गलघोटू अधिकतर किस मौसम में होता है? यानी कि गलघोटू जो रोग है वो अधिकांश कौन से मौसम में होता है? बरसात में, शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, बसंत ऋतु में तो नहीं होगा, ग्रीष्म में गर्मियों के दिनों में भी नहीं होता है, गलघोटू शीत ऋतु में भी नहीं होता है, किस में होता है? बरसात में। सबसे ज्यादा गलघोटू जो बीमारी देखी जाती है, यह गलघोटू रोग जो है वो सबसे ज्यादा कौन से ऋतु के अंदर? बरसात या वर्षा ऋतु में देखने को मिलती है। कौन से ऋतु में? वर्षा ऋतु में देखने को मिलती है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है बेटा? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलघोटू को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? यानी कि गलघोटू जो रोग है उसे अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो गलघोटू रोग को सीपिंग फीवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपिंग फीवर के नाम से भी जाना जाता है। गलघोटू रोग को अन्य और किस नाम से भी जाना जाता है? सीपिंग फीवर के नाम से भी इसे जाना जाता है। इंपोर्टेंट है भाई, याद रखना। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गलघोटू का गाय में प्रमुख कारक बताया गया। गलघोटू जो रोग है उसका गाय के अंदर प्रमुख रोगजनक बताया गया। तो गाय के अंदर गलघोटू जो रोग होता है वो पार्चुरेला बोविसेप्टिका के कारण होता है। किसके कारण? पार्चुरेला बोविसेप्टिका के कारण होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, गलघोटू में मुख्यतः कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? गलघोटू में सबसे ज्यादा गले के अंदर प्रभावित हो रहा है, तो गले के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा भाग प्रभावित होगा? श्वसन नाल। श्वसन नाल सबसे ज्यादा प्रभावित होती है पशु के अंदर। कौन से रोग में? गलघोटू रोग में। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या है? राइट है। अगला क्वेश्चन है बेटा, गलघोटू में गर्दन गले के आसपास क्या हो सकता है? गलघोटू में गर्दन गले के आसपास क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है? सूजन। तो यहां देखेंगे अपन सूजन, क्या आ जाएगी? सूजन। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा बेटा? राइट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 62, गलघोटू में सांस लेने पर कैसी आवाज आ सकती है? यानी कि गलघोटू में अगर गले में सूजन आ जाती और पशु के माध्यम से सांस लेने पर पशु के शरीर में ये गले के माध्यम से सांस लेने पर कैसी आवाज आती है? गर गर की आवाज आएगी। कैसी आवाज आएगी?
कैसी आवाज आएगी? गर गर की आवाज आएगी, क्योंकि सूजन, गले में क्या आ रही है? सूजन आ रही है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन अपना, कैसी आवाज आएगी? गलघोटू रोग के अंदर पशु के सांस लेने पर कैसी आवाज आएगी? गर गर की आवाज। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा अपना? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, थनैला रोग का अंग्रेजी नाम है। थनैला रोग जो है उसे इंग्लिश में बोलते हैं मेस्टाइटिस। क्या बोलते हैं? मेस्टाइटिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेस्टाइटिस। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी पूछा गया क्वेश्चन है भाई, 2026 वाले एग्रीकल्चर सुपरवाइजर पेपर के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है मेस्टाइटिस। तो थनैला जो रोग है, थनों के अंदर, पशुओं के अंदर जो थन है, इन थनों के अंदर जो रोग होता है, अब ये जो अशुद्ध दुग्ध उत्पादन के कारण होता है और थनों से जो थन ग्रसित होता है, वो उस पशु का आजीवन के लिए थन क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। उस थन से दुग्ध निकालने पर छेने के समान दुग्ध, दही के समान दुग्ध, दुग्ध से थन के दुग्ध के साथ मवाद, रक्त व कभी कभी मांस के चिथड़े भी आना प्रारंभ हो जाते हैं। तो वो कौन सा रोग है? थनैला रोग। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, थनैला में मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है? थनैला में अपने को सीधी सी बात का पता है, आयन सबसे ज्यादा कौन सा भाग प्रभावित होगा? आयन और थन। आयन और थन ये दोनों भाग पशु के सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। तो आयन और थन यानी कि फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा अपना? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, थनैला सामान्यतः, थनैला जो रोग है वो सामान्यतः किस प्रकृति का रोग है? यानी कि जो थनैला रोग है वो किस प्रकार का है? देखिए ऑप्शन में, संक्रामक रोग, केवल आनुवांशिक, केवल उपापचयी, जन्मजात। जन्मजात भी नहीं होगा, उपापचय में आपको पता है मिल्क फीवर आता है, आनुवांशिक जेनेटिक बीमारी भी नहीं है। तो थनैला जो रोग है वो कैसा है? संक्रामक रोग है। कैसा रोग है? संक्रामक रोग है। क्लियर? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है बेटा अपना? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, थनैला का प्रमुख जीवाणु कौन सा बताया गया? यानी कि जो थनैला रोग होता है उसका मुख्य कारण क्या है, यानी कि रोगजनक का नाम क्या है? देखो, स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेसाई, बेसिलस एंथ्रेक्सिस, ट्राइपोनोसोम इवेंसाई, ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई, क्लोस्ट्रीडियम सोबियाई। इसके द्वारा तो ब्लैक वाटर होगा, ट्रिपोनोसोमा इवेंसाई इसके द्वारा सर्रा होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बेसिलस एंथ्रेक्सिस के द्वारा कौन सा होगा? एंथ्रेक्स होगा। तो बचा क्या? स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेसाई। स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेसाई जो रोग है, रोगजनक जो है, उसके माध्यम से पशुओं के थनों के अंदर कौन सा रोग होता है? थनैला रोग। यानी कि इसका जो रोगजनक है उस रोगजनक का नाम क्या? स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेसाई। क्लियर? फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, थनैला किस नस्ल में अपेक्षाकृत अधिक बताया गया? जिन पशुओं का दुग्ध उत्पादन अधिक होता है, जैसे मैं बात करूं संकर नस्लें, जैसे जर्सी नस्ल हो गई, एचएफ हो गया, आयरशायर या संकर नस्लें हैं। संकर जो नस्लें होंगी, जैसे संकर नस्लों में करण फ्रीज है, विदेशी नस्लों में ब्राउन स्विस है, ये जितनी भी जो अधिक दुग्ध उत्पादन वाली जो संकर नस्लें होती हैं, उन नस्लों के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा रोग देखने को मिलता है? थनैला रोग। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा अपना? राइट हो जाएगा। यानी कि संकर नस्लों में सबसे ज्यादा कौन सा रोग देखने को मिलता है? थनैला रोग। अगला क्वेश्चन है अपना, थनैला में प्रारंभ में थन कैसे हो सकते हैं? गर्म होंगे, सूजन आएगी, कठोर होंगे और दर्द युक्त होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है बेटा अपना? राइट है। यानी कि जो शुरुआती अवस्था में थन जो होंगे पशु के, गर्म से अगर उसे स्पर्श करने पर गर्म से अपने को आभास होगा, उनमें सूजन सी आएगी और कठोर से दिखाई देंगे, और उन्हें स्पर्श करने पर या दुग्ध दोहन के समय उन पशुओं को सर्वाधिक क्या होगा? कष्ट होगा, तो दर्द युक्त भी होगा। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना,
थनैला में प्रारंभ में दुग्ध का रंग कैसा हो सकता है? यानी कि जो थनैला रोग है उसमें शुरुआती अवस्था में दुग्ध का रंग कैसा होगा? हल्का पीला। क्योंकि देखो दुग्ध के साथ हो सकता है कि मवाद आए, दुग्ध के साथ शुरुआती अवस्था में या तो क्या है मवाद या फिर क्या है रक्त आए। तो इन दोनों के कारणों के कारण दुग्ध का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। कैसा होता है? हल्का पीला। अगला क्वेश्चन है अपना, गंभीर मेस्टाइटिस में दुग्ध कैसा हो सकता है? गंभीर मेस्टाइटिस वही अपने थनैला रोग, फटे दही जैसा, बहुत स्वच्छ, दोगुना रंगीन गैस, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, बहुत स्वच्छ भी नहीं होगा। कैसा होगा? फटे हुए दुग्ध के समान, छेने जैसा, या फिर दही के समान दुग्ध निकलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? फटे हुए दही जैसा दुग्ध प्राप्त होता है। कौन से रोग में? थनैला रोग में। अगला अपना नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, थनैला में दुग्ध में किसके थक्के दिखाई दे सकते हैं? थनैला जो रोग है उसमें किसके थक्के दिखाई दे सकते हैं? देखिए, दुग्ध, रक्त व मवाद के, केवल मिट्टी का कोई लेना देना नहीं है, नमक का कोई लेना देना नहीं है, कैल्शियम का भी यहाँ कोई लेना देना नहीं है। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि दुग्ध, रक्त व मवाद के थक्के अपने को थनैला रोग में दिखने की संभावना अधिक रहती है। अगला क्वेश्चन है अपना, थनैला से बचाव में सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि थनैला रोग में जो अगर अपन बचाव करें सामान्य तौर पर तो क्या सबसे अच्छा होगा? पशु का भूखा रखना, ये भी गलत होगा। पानी का बंद करना, ये भी गलत होगा। दुग्ध कभी न निकलना, ये भी गलत होगा। पशुशाला में दुग्ध दोहन, यानी कि जो पशु दुग्ध दोहन के लिए जो गवाले होते हैं वो गवाले साफ सुथरे होने चाहिए। दुग्ध दोहन के समय हाथों की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और दुग्ध दोहन की जो विधि अपना रहे हो वह विधि भी आपकी अच्छी विधि या उत्तम विधि, फुल हैंड यानी कि फिस्टिंग, फुल हैंड या पूर्ण हस्त दोहन विधि का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है अपना, टिक फीवर। टिक फीवर का प्रमुख संबंध किससे है? यानी कि जो टिक फीवर जो रोग होता है इसका संबंध मुख्यतः किससे है? बेबीसिया व टिक से, केवल दूषित जल से, कैल्शियम से भी नहीं होगा, विटामिन सी से भी नहीं होगा। किससे होगा? बबेसिया या टिक से क्या हो जाएगा? अपने टिक फीवर का प्रमुख संबंध होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है अपना, टिक फीवर का प्रमुख लक्षण है। टिक फीवर का प्रमुख लक्षण क्या है? भूख में कमी होती है, बिल्कुल सही बात है। वजन भी घटता है, अचानक बुखार भी आती है, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? राइट हो जाएगा। यानी कि यह तीनों जो हैं ये तीनों सिम्टम्स किस में दिखाई देते हैं? टिक फीवर में। तो उपयुक्त सभी, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, टिक फीवर में किसमें कमी हो सकती है? टिक फीवर अगर किसी पशु को हुआ है तो बाल में कमी नहीं होगी, सींग में भी नहीं होगी, खुर में भी नहीं होगी। किसमें कमी हो जाएगी? उस पशु में खून की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? खून की कमी। आपको दिख रहे हैं कई सारे परजीवी जो हैं, ये परजीवी क्या करते हैं? पशु के रक्त को चूसने का कार्य करते हैं। तो शरीर के अंदर रक्त की क्या हो जाएगी बेटा? कमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, टिक फीवर में उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? जो टिक फीवर डिजीज होगी उसमें उसके उत्पादन पर क्या प्रभाव? दुग्ध उत्पादन कम होगा, दुग्ध उत्पादन 2 गुना बढ़ेगा तो नहीं, किसी भी कंडीशन में कोई प्रभाव तो पड़ेगा। हमेशा दुग्ध बंद, ये भी गलत होगा। दुग्ध उत्पादन क्या हो जाएगा बेटा? उसका कम हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे उसके शरीर में खून की कमी हो रही। और आपको पता है कि दुग्ध का निर्माण किससे होता है? पशुओं में दुग्ध का निर्माण रक्त के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से?
रक्त के माध्यम। जब पशु के शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी तो दुग्ध के उत्पादन में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध जवर का वैज्ञानिक अंग्रेजी नाम क्या है? मिल्क फीवर का दूसरा या इंग्लिश में मिल्क फीवर को किस नाम से जाना जाता है? तो दुग्ध जवर को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, मिल्क फीवर कहते हैं। दुग्ध जवर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिल्क फीवर कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, राइट है। अगला क्वेश्चन है अपना, दुग्ध जवर किस प्रकार का रोग है? चयापचयी, ये चयापचयी जनित या उपापचय जनित? उपापचय जनित भी आप बोल सकते हो। दूसरा विषाणु जनित, विषाणु जनित नहीं होगा, जीवाणु जनित भी नहीं होगा, फफूंद जनित भी नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, राइट हो जाएगा। यानी कि खाने पीने से संबंधित या उपापचय जनित जो रोग है पशुओं के अंदर वो कौन सा है? अगला क्वेश्चन है अपना, दुग्ध जवर एक खाली स्नान प्रकार का पशु रोग होता है। यानी कि जो दुग्ध जवर है वो कैसा हो जाएगा, ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया भाई ऊपर से। चयापचयी कैसा हो जाएगा, उपापचय जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दुग्ध जवर मुख्यतः किसकी कमी से होता है? दुग्ध जवर जो है, मिल्क फीवर जो रोग है वो किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से। यानी कि कोई भी जो मादा पशु है, मुख्यतः मादा पशुओं में देखने को मिलता है। मादा पशुओं में क्या होता है कि जब पशु की ब्यात होती है, मादा पशु की ब्यात के समय दुग्ध के साथ दुग्ध के रूप में अपने को प्राप्त होता है कोलेस्ट्रम, और कोलेस्ट्रम के अंदर दुग्ध की तुलना में अधिक मात्रा में कैल्शियम होता है। तो वो जो कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है जिसके कारण, और दुग्ध का स्त्रवण ब्यात के तुरंत पश्चात अधिक समय तक होना, और दुग्ध का स्त्रवण अधिक होना या कोलेस्ट्रम का स्त्रवण अधिक होने के कारण पशुओं में के शरीर में किसकी कमी आ जाती है? कैल्शियम की। अगला क्वेश्चन है अपना, स्वस्थ गाय भैंस के रक्त सीरम में कैल्शियम स्तर लगभग कितना होता है? अगर कोई पशु स्वस्थ है तो उसमें कितना कैल्शियम स्तर होना चाहिए? उसमें लगभग 9 से 11 mg प्रति 100 ml कैल्शियम का स्तर या कैल्शियम लेवल होना चाहिए। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मिल्क फीवर में रक्त सीरम कैल्शियम लगभग कितना गिर सकता है? तो मिल्क फीवर में कैल्शियम जो है कितना गिर सकता है? तो 7 mg प्रति 100 ml होने पर पशु के शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न हो जाएगा? मिल्क फीवर। यानी कि पशु के शरीर में कितना रक्त कैल्शियम सीरम आ जाए, 7 mg प्रति 100 ml आ जाए तो उसके अंदर कौन सा रोग हो जाएगा? मिल्क फीवर हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? मिल्क फीवर, याद रखना। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है बेटा अपना, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध जवर सामान्यतः कब अधिक दिखाई देता है? यानी कि दुग्ध जवर जो है सामान्यतः पशुओं में कब अधिक दिखाई देता है? मैंने बताया मादा पशुओं में ब्यात के समय, तो ब्याने के कुछ समय पहले या ब्यात के कुछ समय बाद पशुओं के अंदर कौन सा रोग देखने को मिलता है? दुग्ध ज्वर। अगला क्वेश्चन है अपना, मिल्क फीवर में पशु गर्दन को कैसे रख सकता है? पेट की ओर मोड़कर। ये देखो भाई, गर्दन को किधर मोड़कर बैठा है? पेट की ओर मोड़कर बैठा है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है बेटा अपना, राइट हो जाएगा। यानी कि जो मिल्क फीवर डिजीज है, मिल्क फीवर में पशु जो हैं अपनी गर्दन को पेट की ओर मोड़कर निठाल सा बैठा रहता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है अपना, मिल्क फीवर में आंखों की पुतलियां कैसी हो जाती हैं? मिल्क फीवर रोग में आंखों की पुतलियां जो हैं फैल जाती है। क्या हो जाती है? फैल जाती। तो फैली भी होगी। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, राइट हो जाएगा। आंखों की पुतलियां जो हैं ये क्या हो जाती है? फैल जाती है। अगला क्वेश्चन है अपना, मिल्क फीवर में शरीर का तापमान सामान्य से कैसा हो सकता है? सामान्य से कम होगा। मैंने आपको बताया
कि सभी रोगों में शरीर का तापमान क्या होता है, बढ़ता है। पर अपने को याद रखना है कि मिल्क फीवर एक ऐसा रोग है जिसमें शरीर का तापमान बढ़ने के स्थान पर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो क्या हो जाएगा, थोड़ा कम होगा, हमेशा बहुत अधिक, अधिक नहीं होगा भाई, ये भी गलत होगा, कभी नहीं बदलता। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, राइट हो जाएगा, यानी कि थोड़ा कम हो जाता है, शरीर का तापमान बढ़ने के स्थान पर क्या हो जाता है, घट जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, दुग्ध जवर के उपचार में किसका उल्लेख है, यानी कि जो दुग्ध जवर है इसके लिए उपचार करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। देखिए, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, विटामिन सी, विटामिन सी नहीं होगा, कमी किसकी हो रही, कैल्शियम की, तो विटामिन सी थोड़ी ना पूर्ति करेगा। आयरन ये भी नहीं होगा, आयरन ग्लूकोज पाउडर ओनली ये भी नहीं होगा। तो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट जो है इसका इंजेक्शन अंतःशिरा पर लगाया जाता है। कहां पर लगाया जाता है, अंतःशिरा पर। अगर कैल्शियम के साथ पशुओं में मैग्नीशियम की भी कमी है तो कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट का इंजेक्शन लगेगा। किसका लगेगा, कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट का। अगर पशु में मिल्क फीवर है और ओनली फॉर उसके शरीर में किसकी कमी है, कैल्शियम की, तो अपन किसका इंजेक्शन लगाएंगे, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का इंजेक्शन अंतःशिरा पर या अंतःपेशी पर लगाएंगे। कहां पर लगाएंगे, या तो अंतःशिरा या अंतःपेशी पर लगाएंगे। क्लियर, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या है बेटा, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फिड़किया रोग का अंग्रेजी नाम है। फिड़किया जो रोग है उसे इंग्लिश में और क्या कहते हैं, देखो एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स अलग से होगा, इसके 22 ये भी नहीं होगा, मेस्टाइटिस, ये थनेला अभी अपन ने इससे पहले वाले में चर्चा की, तो क्या हो जाएगा, एंट्रोटॉक्सीमिया। क्या हो जाएगा, एंट्रोटॉक्सीमिया, एंट्रोटॉक्सीमिया। दूसरा नाम क्या है इसका, एंट्रोटॉक्सीमिया के नाम से भी इस रोग को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है बेटा अपना, एंट्रोटॉक्सीमिया अधिकतर किन पशुओं में होता है, यानी कि जो फिड़किया रोग है वो अधिकतर, देखो मुख्यतः बात की जाए तो मुख्यतः तो ये किसमें देखने को मिलता है, भेड़ों के अंदर देखने को मिलता है। परंतु सामान्यतः सभी पशुओं की बात की जाए तो सभी पशुओं में रोमंती पशु, कौन से पशु, रोमंती, यानी कि जितने भी रुमिनेंट पशु हैं, जुगाली करने वाले जो पशु हैं, उन पशुओं के अंदर सबसे ज्यादा देखने को कौन सा रोग मिलता है, एंट्रोटॉक्सीमिया, यानी कि फिड़किया रोग सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और आपसे पूछ लिया जाए कि मुख्यतः किस में, तो मुख्यतः क्या हो जाएगा, भेड़ में। मुख्यतः किस में होता है, भेड़ में। भेड़ों के जो रेवड़ होती हैं वो रात्रि के समय स्वस्थ दिखाई देती है, परंतु फिड़किया रोग के कारण सुबह के समय देखोगे तो पूरी भेड़ों का जो रेवड़ होगा वो पूरा नष्ट हो जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है अपना, फिड़किया रोग का रोगजनक है। देखिए भाई, स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेसाई, क्लोस्ट्रीडियम परफ्यूजेंस, बेसिलस एंथ्रेक्सिस ये तो नहीं होगा, पास्चुरेला ये भी नहीं होगा। अब देखिए भाई, एक तो अपने पास क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेसाई है, और एक क्या है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्यूजेंस। तो क्लोस्ट्रीडियम परफ्यूजेंस और स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेसाई, इन दोनों में से किसके माध्यम से अपने पशुओं के अंदर कौन सा रोग होगा, फिड़किया रोग। तो क्लोस्ट्रीडियम परफ्यूजेंस और क्लोस्ट्रीडियम एग्लेसाई, तो अपना ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बेटा, राइट हो जाएगा। यानी कि पशुओं के अंदर जो फिड़किया रोग देखने को मिलता है वो किसके माध्यम से देखने को मिलता है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्यूजेंस के माध्यम से देखने को मिलता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है अपना, एंट्रोटॉक्सीमिया में यानी कि फिड़किया रोग में जीवाणु मुख्यतः कहां वृद्धि करता है, आंतों में, सींग में, आंख में और खुर में। खुर में तो नहीं होगा, आंख में भी नहीं होगा, सींग में भी नहीं होगा, कहां पर होगा, आंत में होगा। कहां पर, आंत में। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा बेटा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, एंट्रोटॉक्सीमिया फिड़किया में मृत्यु का मुख्य कारण क्या बनता है, यानी कि
जो एंट्रोटॉक्सिमिया फिड़किया रोग जो है उसमें मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? टॉक्सिन है। आंतों के अंदर टॉक्सिन या जेर बनता है जिसके कारण पशु की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है अपना? राइट है। अगला क्वेश्चन है अपना, एंट्रोटॉक्सिमिया में भेड़ें अक्सर कैसे मिल सकती है? यानी कि फिड़किया जो रोग है उसमें भेड़ें अक्सर कैसे मिल सकती है? रात में स्वस्थ और सुबह कैसी मिलेगी? मृत। अभी मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बात की कि भेड़ों का जो रेवड़ होता है रात्रि के समय आपको स्वस्थ दिखाई देगा, परंतु आप सुबह जाकर देखोगे तो पूरी भेड़ें आपको मरी हुई दिखाई देगी। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है बेटा इसका? राइट है। अगला क्वेश्चन है अपना, फिड़किया से बचाव हेतु कौन सा टीका लगाना चाहिए? यानी कि फिड़किया जो रोग है इससे बचने के लिए अपने को कौन सा टीका, देखो एक एक टीके पे बात करते हैं। एफएमडी रोग में एफएमडी वैक्सीन का टीका लगाएंगे, आरपी वैक्सीन का टीका लगता है रिंडरपेस्ट या पशु माता के अंदर, और एचएस वैक्सीन का टीका किसमें लगता है? हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया में। किसमें लगता है? हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया में। तो ये भी नहीं है, तो तीनों ऑप्शन तो क्या हो जाएंगे बेटा? गलत हो जाएंगे। बच्चा कौन? ईटी। और ईटी में भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में आता है ईटीवी वैक्सीन का टीका। किसका? ईटीवी। पूरा ऐसे देते हैं ईटीवी। क्या आता है? ईटीवी। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, यहां देखो भाई, इसको थोड़ा सही कर लेना। ये सुर्रा नहीं होता है, सर्रा रोग होगा। कैसा रोग होगा? सर्रा रोग, जो ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई द्वारा होता है, और इसी का उपनाम क्या है बेटा? त्रिवर्षा। इसी का क्या नाम है? त्रिवर्षा। और ये मुख्यतः किसके अंदर देखने को मिलता है? ऊंटों में। और ऊंटों के जो देवता हैं वो कौन से हैं? पाबूजी। यानी कि ऊंट जो बीमार होते हैं और ऊंटों के अंदर जो सर्रा और त्रिवर्षा रोग होता है, उस समय अपन कौन से देवता को या लोक देवता के अपन ऊंटों को ढोक दिलाने के लिए लेके जाते हैं? तो कौन से हैं? पाबूजी। तो देखिए भाई, सर्रा जो रोग है उसका रोग जनक का नाम पूछ रहा है, ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई। ये बिल्कुल सही है भाई, ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई के द्वारा होता है। किसके द्वारा? ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई जो है इसके माध्यम से पशु के अंदर कौन सा रोग होता है? सर्रा रोग। और सर्रा रोग मुख्यतः किन में देखा जाता है? ऊंटों में। और ऊंटों के देवता कौन है? पाबूजी। चले अगला क्वेश्चन है अपना, ये सर्रा नहीं है, सुर्रा नहीं है, सर्रा लिख लेना। सर्रा किस प्रकार का रोग है? यानी कि जो सर्रा बीमारी है वह किस प्रकार की है? प्रोटोजोआ जनित, रक्त परजीवी रोग, उपापचय जनित नहीं होगी, विषाणु जनित भी नहीं है, पोषण से संबंधित भी नहीं है, तो प्रोटोजोआ जनित रोग है। कैसा रोग है? प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, सर्रा रोग का प्रसार मुख्यतः किस से होता है? यानी कि सर्रा रोग जो है इसके फैलने के मुख्य कारण क्या है? सर्रा रोग के रक्त चूसने वाली मक्खियां, केवल दुग्ध नहीं होगा, हवा भी नहीं होगी, कैल्शियम भी नहीं होगा। रक्त चूसने वाली जो मक्खियां हैं वो क्या करती है? बीमार पशु से स्वस्थ पशु का रक्त चूसती है। तो इसके जो रोग जनक है वो रक्त के माध्यम से एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, सर्रा का अत्यधिक तीव्र रूप होने पर पशु कैसा हो सकता है? यानी कि सर्रा का अत्यधिक तीव्र प्रकोप हो गया तो पशु कैसा हो सकता है? शीघ्र मृत्यु हो जाएगी भाई। सर्रा रोग का प्रकोप अधिक होने से पशु की क्या हो जाएगी? शीघ्र मृत्यु हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, खुजली मेनेज रोग का कारण है। खुजली जो होती है वो किसके द्वारा होती है? माइटस परजीवी के कारण होती है। किसके कारण? इसका रोगजनक क्या हो जाएगा? माइटस परजीवी। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है बेटा? राइट है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपने सामने, और लास्ट क्वेश्चन क्या है? इसके बीएस मेनेज से संबंधित माइट कौन सा है? देखो, सर्कोप्टिस
इसके भाई डेमोडेक्स फोलिकुलम, ये भी नहीं होगा। सर्पोक्टिस कम्युनिस, ये हो गया भाई। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी कि सार्कोप्टिस, क्या बोलेंगे इसको, सार्कोप्टिस, सार्कोप्टिस कम्युनिस के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से, सार्कोप्टिस कम्युनिस के माध्यम से। और कई बुकों के अंदर तीनों ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेंगे, उपयुक्त सभी भी इसका आंसर माना जाएगा, परंतु अगर मुख्यतः पूछते हैं सार्कोप्टिस कम्युनिस, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, राइट हो जाएगा। क्लियर। तो आज का अपना सेशन का एंड है और स्वागत सभी का डिजिटल किसान क्लासेज में। और आज की क्लास में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जुड़े रहिए किसान क्लासेज से। धन्यवाद।